हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आपका जो है सी सेट 2018 का पेपर है, तो यहाँ पर इसका जो पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज आपका पहला पैसेज है, परिच्छेद 1 है आपका मरुभवन यानी कि डेजर्टिफिकेशन, किसी पारतंत्र की जैव उत्पादकता के ह्रास की उस प्रक्रिया की व्याख्या करने वाला शब्द है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता की संपूर्ण हानि हो जाती है। यद्यपि यह घटना प्राय शुष्क, अर्धशुष्क और अल्पाद्र पारतंत्रों से जुड़ी हुई है, तथापि आर्द्र उष्णकटिबंधों में भी इसका प्रभाव अत्यंत नाटकीय हो सकता है। मानव प्रभावित स्थलीय पारतंत्रों का दरिद्रण विविध रूपों में दिख सकता है। त्वरित अपर्दन जैसा कि देश के पर्वतीय क्षेत्रों में है, भूमि का लवड़ी भवन जैसा कि देश के अर्ध शुष्क और शुष्क जो हरित क्रांति क्षेत्र हैं जैसे कि हरियाणा और पश्चिमी यूपी में है, और स्थल गुणता ह्रास क्योंकि भारत के सभी मैदानों पर वनस्पति आच्छादन के माध्यम से ह्रास और धान गेहूं की जो एक धान्य कृषि के कारण होने वाली एक आम घटना है। वनोन्मूलन का एक प्रमुख दुष्परिणाम जल विज्ञान में प्रतिकूल परिवर्तनों और संबंधित मृदा और पोषकों की हानियों से संबंधित है। वनोन्मूलन के दुष्परिणाम निरपवाद रूप से अपर्दनकारी हानियों के माध्यम से होने वाले स्थल अवक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में अपर्दन उच्चतम स्तर पर है। उष्णकटिबंधों पर पहले से ही इसकी उच्च दरें वनोन्मूलन के और वनों के नष्ट हो जाने के उपरांत किए जाने वाले बेमेल भूमि प्रबंधन प्रणालियों के कारण चिंताजनक दर से बढ़ रही हैं। उदाहरणार्थ, भारतीय संदर्भ में प्रमुख नदी तंत्रों जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के माध्यम से पर्वत के संदर्भ में पर्वतीय मृदा का कम होता जा रहा आर्द्रता धारण, हिमालयी क्षेत्र में अंतर्भौम लिखा है यहाँ पर, अंतर्भीम झरनों और अपेक्षाकृत छोटी नदियों के सूखते जाने का श्रेय वन आच्छादन में आए उग्र परिवर्तनों को दिया जा सकता है। एक अप्रत्यक्ष परिणाम जल के माध्यम से होने वाले उच्च भूमि निम्न भूमि की अन्योन्य क्रिया में आया उग्र बदलाव है। असम के चाय रोपण करने वालों की तात्कालिक चिंता ब्रह्मपुत्र के कछारों के साथ आने वाले बारंबार आप्लावन के कारण चाय बागानों को होने वाली क्षति के बारे में है, एवं चाय बागान की क्षति और परिणाम स्वरूप होने वाली चाय उत्पादकता की हानि नदी तंत्र के बदलते मार्ग और जो गाद भराई यानी सिल्टेशन के कारण नदी तंत्र बढ़ते जाते स्तर के जो है कारण हैं। स्थल मरुभवन के अंतिम परिणाम हैं मृदा निम्नीकरण, उपलब्ध जल और उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन, और इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण समुदाय के आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक खाद्य, चारा और ईंधन काष्ठ उत्पादन में होने वाला ह्रास। तो आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इस परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से वन आच्छादन में आए ह्रास के परिणाम है? ऊपरी मृदा की हानि, अपेक्षाकृत छोटी नदियों की हानि, कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव, भौम जल की हानि। देखिए, अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको ये चारों कारण इसमें देखने को मिल जाएंगे। चारों कारण इसमें दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा यहाँ पर डी वाला, यानी 1, 2, 3 और 4। दूसरा प्रश्न है अब आपका, इस परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है या निकाले जा सकते हैं? वनोन्मूलन के कारण नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो सकता है। सेकंड, भूमि का लवड़ी भवन केवल मानवीय क्रियाकलाप के कारण होता है। थर्ड है, मैदानों में गहन एकधान्य कृषि प्रथा उष्णकटिबंधीय एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में मरुभवन का प्रमुख कारण है। देखिए, यहाँ पर ये बात स्पष्ट है परिच्छेद से कि वनों की कटाई जो है वो नदियों के मार्ग में परिवर्तन कर सकती है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा वाला जो कथन है, इसमें जो केवल शब्द लगा हुआ है, ये कथन को कमजोर बनाता है, क्योंकि केवल मानवीय क्रियाकलाप जो है वो लवड़ी भवन के लिए जिम्मेदार नहीं है, कुछ अन्य क्रियाकलाप भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरे वाले कथन के लिए थोड़ा सा हम पैराग्राफ में चलते हैं, आपके परिच्छेद में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में अपर्दन उच्चतम स्तर पर है। इसका रीजन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि भाई किसकी वजह से उच्चतम स्तर पर है, क्या रीजन है। ठीक है, वनोन्मूलन है या फिर जो एक धान्य कृषि हो रही है, ये रीजन है। ये रीजन यहाँ पर नहीं बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो आपका थर्ड वाला कथन है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मैदानों में गहन एक धान्य कृषि जो प्रथा जो है वो उष्णकटिबंधीय एशिया, अफ्रीका और दक्षिण
अमेरिका में मरु भवन का प्रमुख कारण है, ये गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला सही है, तो आंसर होगा यहां पर आपका केवल 1। तीसरा प्रश्न है अब आपका यहां पर, मरु भवन के संदर्भ में जैसा कि परिच्छेद में वर्णित किया गया है, निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं वैध हैं। पहला है, मरु भवन केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की एक घटना है, यहां पर भी केवल लगा हुआ है शब्द। बाढ़ और मरु भवन वनोन्मूलन के अनिवार्य परिणाम हैं। देखिए यहां पर आपका अगर देखें तो परिच्छेद के अनुसार पूर्व धारणा जो एक वाली है वो वैध नहीं है, क्योंकि मरु भवन जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों की भी ये घटना है, तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। और दूसरी पूर्व धारणा भी यहाँ पर जो है वो गलत है यहाँ पर, क्योंकि बाढ़ और मरु भवन जो है वो वनोन्मूलन के अनिवार्य परिणामों में से एक नहीं है, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा आपका डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला परिच्छेद है अब आपका, जलवायु परिवर्तन का सामना करने और उत्पादक कृषि, वानिकी तथा मत्स्य पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक परिसंपत्तियों की विविधता की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए ऐसी फसल किस्मों की आवश्यकता है जो सूखा, गर्मी और बढ़ी हुई CO2 के अंतर्गत अच्छा निष्पादन करें, लेकिन फसलों को चुनने के लिए निजी क्षेत्र और किसान प्रेरित प्रक्रिया अतीत अथवा वर्तमान दशाओं में अपनाई गई एक रूप किस्मों का समर्थन करती है, न कि उन किस्मों का जो अपेक्षाकृत गर्म, आर्द्र अथवा शुष्क दशाओं में सतत उच्च उत्पादन देने में समर्थ हैं। वर्तमान फसलों, नस्लों और उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों की अपेक्षाकृत व्यापक निकायों पूल को संरक्षित रखने के लिए त्वरित प्रजनन कार्यक्रमों की आवश्यकता है। अपेक्षाकृत अक्षुण परितंत्रों जैसे कि वनारोपित जलग्रहण क्षेत्र, मैनग्रोव, आर्द्र भूमियां जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोक सकते हैं। बदलती हुई जलवायु के अंतर्गत ये कार्यतंत्र स्वयं संकट में हैं और प्रबंधन उपागमों को अपेक्षाकृत अधिक पूर्व सक्रिय और अनुकूली बनाना होगा। प्राकृतिक क्षेत्रों के बीच के संयोजनों जैसे कि प्रवासन गलियारों की आवश्यकता जातियों की गतिशीलता सुकर बनाने के लिए होगी, जिससे कि जलवायु परिवर्तन का सामना किया जा सके। चौथा प्रश्न है अब आपका इससे, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सहायक होंगे। प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, अपेक्षाकृत व्यापक जीन पूल का संरक्षण, विद्यमान फसल प्रबंधन पद्धतियां, प्रवासन गलियारे। देखिए अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को देखें तो यहाँ पर प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण और व्यापक जीन पूल के संरक्षण से हमें जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायता मिल सकती है, तो यहाँ पर ये पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है, सेकंड वाला भी सही है। विद्यमान फसल प्रबंधन पद्धतियों के बारे में इस पूरे पैराग्राफ में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है और ना ही ये कहा गया है कि भाई इसको हटाने की जरूरत है, यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी नहीं कही गई है, तो आपका ये थर्ड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। यानी अगर बात करें परिच्छेद से तो परिच्छेद में ये स्पष्ट नहीं है कि मौजूदा फसल प्रबंधन पद्धतियां जो है वो जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करती हैं या नहीं करती हैं, ये बात यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रही है। यहाँ पर प्रवासन गलियारे की बात भी हो रही है, आपका जो अंतिम वाली लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो यहाँ पर भी आपके प्रवासन गलियारे की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका चौथा वाला भी सही है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि माइग्रेशन के बारे में गलियारे का उल्लेख है और ये जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है, तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 4 कथन सही है, तो आंसर होगा आपका बी, केवल 1, 2 और 4। पांचवा प्रश्न है आपका, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। जीविका का विविधीकरण जलवायु परिवर्तन का सामना करने की योजना के रूप में कार्य करता है। एक धान्य फसल पद्धति को अपनाने से पादप किस्में और उनके वन्य संबंधी समाप्ति की ओर अग्रसर होते हैं, तो यहाँ पर बताना है कौन सी पूर्व धारणा वैध है। अगर बात करें यहाँ पर तो आपकी पहली वाला पूर्व धारणा भी यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जीविका का जो विविधीकरण है ये जलवायु परिवर्तन का सामना करने की एक योजना के रूप में कार्य करता है, ये निष्कर्ष यहाँ से निकल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड वाली भी सही है कि वो आपकी सिंगल क्रॉप पैटर्न है, यानी एक धान्य फसल पद्धति है, इसको अपनाने से पादप किस्में और उनके वन्य संबंधी समाप्ति की ओर अग्रसर होते हैं, इस बारे में भी यहाँ पर चेतावनी दी गई है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं, दोनों ही अजम्पशंस यानी पूर्व धारणाएं हम बना सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 5वें का सी वाला। तीसरा परिच्छेद है अब आपका, आज शीर्ष पर्यावरणीय चुनौती जन तथा इनकी आकांक्षाओं का समुच्चय है। यदि आकांक्षाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की किफायती प्रकार की हों तब बहुत अधिक संभावनाएं बनती हैं कि उस दृष्टिकोण की तुलना में जो पृथ्वी को एक विशालकाय शॉपिंग मॉल की भांति देखता है, हमें चमक दमक के आकर्षण के परे जाना चाहिए तथा यह समझना चाहिए कि पृथ्वी एक जैविक तंत्र की भांति कार्य करती है। छठवां प्रश्न है अब आपका इससे,
उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक और तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला है यहाँ पर, पृथ्वी मानव की खाद्य, वस्त्र तथा आश्रय की केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। तो ये पहला वाला कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर केवल लगा हुआ है और ये यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर हम पृथ्वी को मानव की खाद्य, वस्त्र या आश्रय की केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला नहीं मान रहे हैं। सेकंड है, पर्यावरणीय चुनौती का सामना करने का एकमेव मार्ग जनसंख्या को सीमित करना। देखिए यहाँ पर जनसंख्या को सीमित करने के बारे में भी पैराग्राफ में नहीं बोला गया है। हमारे लिए उपभोक्तावाद को कम करना अपने ही हित में। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें तो पैराग्राफ से समझ में आ रहा है जो हमारी आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, यानी आकांक्षाएं बढ़ने का मतलब क्या है, जो हमारा उपभोक्तावाद, हम पृथ्वी से लगातार इसके संसाधनों का दोहन करते जा रहे हैं अपनी उपभोक्तावाद प्रवृत्ति को कह सकते हैं संतुष्ट करने के लिए, संपोषित करने के लिए, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो हमारे लिए उपभोक्तावाद को कम करना अपने ही हित में है, ये कथन सही है। डी है, केवल जैविक तंत्रों का ज्ञान ही हमें पृथ्वी को बचाने में सहायक है, ये भी गलत है। केवल यहाँ पर छठवें का सी वाला सही है, तो आंसर है आपका सी। चौथा परिच्छेद है अब आपका, कुछ लोगों का विश्वास है कि नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो या तो जन्म से होता है या बिल्कुल नहीं होता। यह सिद्धांत मिथ्या है, क्योंकि नेतृत्व की कला अर्जित की जा सकती है और अवश्य ही सिखाई जा सकती है। यह खोज युद्ध के समय में की गई है और प्राप्त परिणाम प्रशिक्षकों को ये भी आश्चर्य में इनको डाल सकते हैं। बाएं जाने या दाएं जाने के विकल्पों का सामना होने पर हर सैनिक जल्दी ही समझ जाता है कि किसी भी तरफ जाने का एक त्वरित निर्णय लेना अंतहीन चर्चा में लगे रहने से बेहतर है। किसी भी दिशा का एक दृढ़ चुनाव कर लें तो उसमें सही होने का तब भी संयोग हो सकता है, जबकि कुछ ना करना लगभग निश्चित तौर पर गलत है। सातवां प्रश्न है अब आपका, इस परिच्छेद के लेखक का यह मत है कि नेतृत्व का केवल युद्ध के अनुभव से ही नेतृत्व को जो है सिखाया जा सकता है। यहाँ पर पहला वाला कथन गलत है, यहाँ पे साफ साफ लगा केवल नहीं, नेतृत्व को केवल युद्ध के अनुभव से नहीं सिखाया जा सकता। नेतृत्व को अर्जित भी किया जा सकता है, साथ ही सिखाया भी जा सकता है। हाँ, ये कथन यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है कि कुछ लोगों को जो नेतृत्व है वो अर्जित भी करते हैं समाज को देखकर, या फिर कुछ लोग क्या है खास करके ट्रेनिंग वगैरह के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से भी नेतृत्व उन्हें सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर बी वाला कथन आपका सही है। प्रशिक्षण के परिणाम दिखाते हैं कि अपेक्षा से अधिक लोग नेतृत्व अर्जित कर लेते हैं। देखिए, ये ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं बोला गया है कि प्रशिक्षण के परिणाम, क्योंकि परिणाम यहाँ पे दिए ही नहीं है प्रशिक्षण के परिणाम, तो मतलब ही नहीं बनता है। डी है, कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं। तो यहाँ पर ये वाला भी गलत है कि कठिन प्रशिक्षण के बाद बहुत कम नेता बनते हैं, ये गलत है। यहाँ पर आपका बी वाला कथन जो है, बी वाला मत जो है ज़्यादा सटीक है, तो सातवें का आंसर होगा आपका बी वाला। पांचवा परिच्छेद है अब आपका यहाँ पर, सस्ते और प्रचुर मांस की तलाश के परिणाम स्वरूप फैक्ट्री फार्म बनाए गए हैं जहां अधिक से अधिक पशुओं को क्रूर और शोचनीय दशाओं में छोटी ढेरियों में हूंसा जाता है। आगे लिखा गया है, इस प्रकार के प्रचलनों के परिणाम स्वरूप विश्व की अनेक स्वास्थ्य संबंधी देशांतरगामी महामारियां उठ खड़ी हुई हैं, जैसे कि एवियन फ्लू। विश्व भर में पशुधन का पालन लगातार बढ़ती हुई क्रूर और तंग दशाओं में किया जा रहा है, जहां पशु अपना लघु जीवन कृत्रिम प्रकाश, प्रतिजैविकों और वृद्धि हार्मोनों के ठसाठस इस्तेमाल के बीच वध होने के दिन तक व्यतीत करते हैं। मांस उत्पादन जल की अत्यधिक खपत मांगता है। मांस के प्रत्येक किलोग्राम के लिए 15,000 लीटर जल की आवश्यकता होती है, जबकि 1 किलोग्राम धान के लिए कितना 3400 लीटर जल की आवश्यकता है। वहीं 1 किलोग्राम अंडों के लिए 3300 लीटर जल की आवश्यकता है और 1 किलोग्राम आलू के लिए 255 लीटर जल की आवश्यकता होती है। तो आठवां आपका प्रश्न है अब आपका, इस परिच्छेद द्वारा दिया गया सर्वाधिक तर्कसंगत और निर्णायक संदेश कौन सा है? पहला है, औद्योगिक पशुपालन यानी इंडस्ट्रियल फार्मिंग से बड़े पैमाने पर मांस का उत्पादन करना सस्ता होता है और यह गरीब देशों को प्रोटीन पोषण प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। देखिए, ये कथन यहाँ पर गलत है पूरी तरह से। यहाँ पर मांस के उत्पादन को लेकर बताया गया है कि मांस का उत्पादन किस तरह से हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, वो बताया गया है। बी है, मांस उत्पादन उद्योग पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध कानूनों का उल्लंघन करता है। यहाँ पे कानूनों की बात नहीं कही गई है, तो बी वाला कथन भी गलत हो जाएगा। सी है, औद्योगिक पशुपालन के द्वारा बड़े पैमाने पर मांस उत्पादन अवांछनीय है, इसको तुरंत रोक देना चाहिए। यहाँ पर तुरंत रोक देने की भी बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर सी वाला भी गलत है। डी है, मांस उत्पादन की पर्यावरणीय लागत अधारणीय होती है जब इसका उत्पादन औद्योगिक पशुपालन से किया जाता है। ये बिल्कुल बात सही है कि ये अनसस्टेनेबल होता है जब ये किसके जरिए, यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पर ये फार्मिंग की जाती है, तब ये
जो कह सकते हैं अनसस्टेनेबल होता है। तो यहाँ पर डी वाला कथन यहाँ पर ज़्यादा सटीक है। तो ये आपका यही यहाँ पर संदेश है। तो 8वें का आंसर होगा आपका डी वाला। अगला परिच्छेद है, 6वां परिच्छेद है। एक नर बाघ को पेंच बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व से हटाकर पन्ना राष्ट्रीय पार्क में ले जाकर रखा गया। बाद में इस बाघ ने अपने घर की ओर 250 मील लंबी दूरी तय की। इस अकेले बाघ की यह यात्रा एक संकट पर प्रकाश डालती है। कोई वन्यजीव अभयारण्य मानवता के विशाल सागर के बीच भंगुर आवास के द्वीपों के रूप में विद्यमान है। फिर भी कोई बाघ शिकार, जोड़े और अपने क्षेत्र की तलाश में 100 मील की परास में घूम सकता है। भारत के लगभग 1/3 बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। यह स्थिति मानव और पशु दोनों के लिए संकटपूर्ण है। बाघ और उसके शिकार तभी अलग रह सकते हैं यदि अभयारण्यों के बीच भूमि के मान्य गलियारे हों, ताकि वे बिना छेड़छाड़ के आ जा सकें। 9वां प्रश्न है अब आपका इससे, इस परिच्छेद द्वारा दिया गया सर्वाधिक तर्कसंगत और निर्णायक संदेश निम्नलिखित में से कौन सा है, यह आपको बताना है। पहला है, मनुष्य और वन्यजीव के बीच संघर्ष को सुलझाया नहीं जा सकता, चाहे हम जो भी प्रयत्न करें। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, पहला वाला तो गलत हो गया। संरक्षित क्षेत्रों के बीच सुरक्षित वन्यजीव गलियारे संरक्षण के प्रयत्नों का आवश्यक पहलू है। देखिए यहाँ पर जो आपकी अंतिम जो लाइन है, खास करके यहाँ पर वन्यजीव गलियारे की मांग की गई है इसमें, यानी कि यहाँ पर भूमि के मान्य गलियारे हों, ताकि ये पशु जो है अपनी बिना रोक टोक के इनकी आवाजाही हो सके और ये मानवीय क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं अतिक्रमण ना करें या मानवीय क्षेत्रों में ये ना घुसें। तो यहाँ पर बी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। सी है, भारत के लिए आवश्यक है कि वह और अधिक संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा करे और अधिक बाघ अभयारण्यों की स्थापना करेगी। देखिए इस बारे में भी यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है कि भाई और अधिक संरक्षित क्षेत्र बनाए जाएं या फिर और ज़्यादा बाघ अभयारण्य स्थापित किए जाएं। भारत के राष्ट्रीय पार्कों और बाघ अभयारण्यों का व्यावसायिक प्रबंधन होना चाहिए। प्रबंधन के बारे में यहाँ पे चर्चा हो ही नहीं रही है। यहाँ पे चर्चा हो रही है किसके लिए, जो वन्यजीव गलियारा है इसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर 9वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 10वां प्रश्न है अब आपका, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। कुछ पूर्व धारणाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे सुरक्षित क्षेत्र में स्थान परिवर्तन हुए वन्यजीव के संरक्षण करने की रणनीति प्राय सफल नहीं होती है। सेकंड है, भारत में बाघों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कानून नहीं है और इसके संरक्षण के प्रयास असफल हो गए हैं। इसके कारण बाघ संरक्षित क्षेत्रों से बाहर रहने का पर बाध्य हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला वाला कथन आपका सही है। परिच्छेद के संदर्भ में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके स्टार्टिंग में ये बात की गई है कि एक नर बाघ को किससे, पेंच बाघ से हटाकर कहाँ पहुंचाया गया, पन्ना पहुंचाया गया। लेकिन बाद में अभी ये बाघ क्या था, 250 मील की दूरी तय करके फिर से अपने मूल स्थान पे पहुंच गया, अपने घर पर पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका पहला वाला कथन आपका सही है कि एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे संरक्षित क्षेत्र में जो स्थान परिवर्तन हुए जो हैं, ये वन्यजीव संरक्षण करने की रणनीति प्राय इनमें सफल नहीं होती है। ये वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड वाला यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाघों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कानून नहीं है। पहली बात तो आपके पैसेज में कहीं भी बाघों के संबंध में कानून की बात नहीं की गई है और ना ही यहाँ पर बाघों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कानून बनाने की मांग की गई है। तो यहाँ पर केवल पहला वाला कथन सही है, यानी आप अपनी पहली वाली पूर्व धारणा यहाँ पर क्रिएट इसके आधार पर कर सकते हैं। तो आंसर है आपका केवल 1। 7वां परिच्छेद है अब आपका, जलवायु परिवर्तन का निवारण करने की सभी कार्यवाहियों में अंततः लागत अंतर्निहित होती है, यानी कॉस्ट अंतर्निहित होती है। भारत जैसे देशों के लिए अनुकूलन तथा प्रशमन योजनाओं और परियोजनाओं को अभिकल्पित एवं कार्यान्वित करने के लिए वित्त पोषण उचित रूप से बहुत अहम है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जो कि जलवायु परिवर्तन की सर्वाधिक मार झेलने वालों में से एक होगा, वित्तीय विकास की इसकी आवश्यकताओं को देखते हुए यह समस्या और भी गंभीर है। अधिकतर देश निश्चित ही जलवायु परिवर्तन को वास्तविक खतरे के रूप में देखते हैं और अपने पास के सीमित संसाधनों को अधिक व्यापक और एकीकृत तरीके से प्रयोग कर इसके निवारण का प्रयास कर रहे हैं। 11वां प्रश्न है अब आपका इससे, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला है, जलवायु परिवर्तन विकसित देशों के लिए चुनौती नहीं है। अगला है, अनेक देशों के लिए जलवायु परिवर्तन एक जटिल नीतिगत मुद्दा है और एक विकास का मुद्दा भी है। थर्ड है, वित्तीय तरीके और साधन खोजने होंगे ताकि विकासशील देश अपनी अनुकूलन क्षमता बढ़ा सकें। देखिए यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर खास करके विकसित देशों के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। तो यहाँ पर पहला वाला आपका जो स्टेटमेंट है ये अपने आप गलत हो जाएगा। सेकंड वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। परिच्छेद के अनुसार जो आप अगर देखेंगे तो परिच्छेद में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन वित्तीय विकास की आवश्यकताओं के लिए एक गंभीर समस्या है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन जो है अनेक देशों के लिए एक जटिल नीतिगत मुद्दा भी है और एक विकास का मुद्दा भी है।
ठीक है। अगला तरीका अगर आप देखें तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि वित्तीय तरीके और साधन हमें खोजने होंगे ताकि जो विकासशील देश हैं वो अपनी अनुकूलन क्षमता बढ़ा सकें, क्योंकि यहाँ पे अनुकूलन क्षमता की बात भी हो रही है। यहाँ पर आपका 11वें का सी वाला कथन सही है, यानी केवल 2 और 3। अगला परिच्छेद है अब आपका, भारत में जैव मात्रा तथा कोयले से खाना पकाना स्वास्थ्य समस्याओं के प्रमुख कारक के रूप में स्वीकृत है तथा निर्धन जन समुदाय की स्त्रियां और बच्चे सर्वाधिक जोखिम का सामना करते हैं। प्रतिवर्ष इन घरों में 10 लाख से अधिक असामयिक मृत्यु घरेलू वायु प्रदूषण, जो कि खाना बनाने में प्रयुक्त प्रदूषक ईंधन से होता है, के कारण होती है तथा ऐसे ईंधन से देश में बाह्य वायु प्रदूषण के चलते कितना 1.5 लाख या अन्य मृत्यु होती हैं। यद्यपि स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन जैसे कि LPG, प्राकृतिक गैस तथा बिजली का उपयोग करने वाले भारतीय जन समुदाय का हिस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रदूषक ठोस ईंधन को प्रमुख खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में उपयोग में लाने वाली संख्या लगभग 30 वर्षों से 70 करोड़ पर स्थिर है। 30 वर्षों से कितने पर? 70 करोड़ पर यह स्थिर बनी हुई है। 12वां प्रश्न है अब आपका, इससे उपरोक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक और तार्किक निष्कर्ष यानी इन्फरेंस निकाला जा सकता है? पहला है यहाँ पर, ग्रामीण जन स्वास्थ्य खतरों के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण प्रदूषक ठोस ईंधन के उपयोग को त्याग रहे हैं। देखिए यहाँ पर जागरूकता की बात तो हो ही नहीं रही है। अपने पैराग्राफ में अगर आप देखें तो जागरूकता का शब्द जो है वो कहीं भी नहीं आया है, तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये निकल जाएगा। सेकंड है, भारत में घर के अंदर के वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान खाना बनाने के स्वच्छ ईंधन के उपयोग को आर्थिक सहायता देकर किया जा सकता है। यहाँ पर आर्थिक सहायता की बात भी नहीं हो रही है, यानी अगर आप इससे निष्कर्ष निकालें कि आर्थिक सहायता देकर हम जो घर के अंदर होने वाले प्रदूषण का समाधान कर सकते हैं, तो ऐसा यहाँ पर निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर ये बी वाला कथन भी आपका गलत हो जाएगा। भारत को प्राकृतिक गैस के आयात को बढ़ाना चाहिए तथा अधिक बिजली उत्पादन करना चाहिए। यहाँ पर प्राकृतिक गैस का आयात या अधिक बिजली उत्पादन के बारे में ये टॉपिक नहीं है, यानी पूरा परिच्छेद इस पर केंद्रित नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। डी वाला कथन यहाँ पर सही है कि निर्धन घरों में खाना बनाने की जो गैस है इस तक उनकी पहुंच बनाकर असामयिक मृत्यु को कम किया जा सकता है। यानी कि सबसे बड़ी बात जो एंड की लाइन में कही गई है कि जो प्रदूषक ठोस ईंधन को प्रमुख जो है इनको खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में उपयोग लाने वाली संख्या है, ये लगभग 30 वर्षों से कितनी है? 70 करोड़ पर स्थिर है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो LPG का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं जो ठोस ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो परिवर्तन ना होने का एक रीजन क्या है कि लोग कहीं ना कहीं उन तक वो पहुंच नहीं हो पा रही है, यानी वो उस चीज़ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना चलाई गई, इसीलिए चलाई गई ताकि जो गरीब से गरीब की पहुंच जो है LPG तक हो पाए, मुफ्त में सिलेंडर दिए गए, गैस दी गई उन्हें। तो यहाँ पर यही निष्कर्ष निकल रहा है डी वाला कि निर्धन घरों में खाना बनाने की गैस तक उनकी पहुंच बनाकर असामयिक मृत्यु को कम किया जा सकता है। तो 12वें का आंसर होगा आपका डी वाला। 9वां परिच्छेद है अब आपका, वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट हैं लेकिन सभी बड़ी चीज़ों के साथ ऐसा ही है। उन संकटों के परे जिनके द्वारा यह ज्ञात वर्तमान को डराता है कि एक संभावित सुखी विश्व जो कि गरीबी रहित है, युद्ध रहित है, रोग मुक्त है का भविष्य निरूपण यानी विजन करता है, जो और किसी से नहीं हो सकता। विज्ञान के चाहे कोई भी अप्रिय परिणाम हो सकते हों, वह अपनी विशेष प्रकृति में मुक्तिदाता है। 13वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस परिच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ है? पहला है सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है। बी है विज्ञान ही एक सुखी विश्व का निर्माण कर सकता है लेकिन यह अकेला बड़ा संकट भी है। विज्ञान के बिना सुखी विश्व संभव नहीं है। सुखी विश्व का होना बिल्कुल संभव नहीं है, विज्ञान हो या ना हो। देखिए यहाँ पर अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे, यहाँ पर ये लाइन जो कही गई है कि ये क्या है, ये उन संकटों के परे जिनके द्वारा यह ज्ञात वर्तमान को डराता है। ये क्या है, एक संभावित सुखी विश्व जो कि गरीबी रहित है, युद्ध रहित है, रोग मुक्त है का भविष्य निरूपण करता है, यानी कि विजन। देखिए विजन क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है। वास्तव में विजन एक यहाँ पर कह सकते हैं एक ड्रीम ही है, यानी कहते नहीं है कि विजन 2020 से सरकार ने अपना एक विजन देखा था 2020 तक अपने भारत को कहाँ तक ले जाना है, भारत के आर्थिक विकास को कहाँ तक ले जाना है, यानी उनका एक ड्रीम है। ये ऐसा नहीं है कि पूरा हो गया, अचीव कर लिया, अचीव नहीं किया है, बल्कि हमें इस पर वर्क करना है। एक तरह का एक ड्रीम होता है विजन। तो यहाँ पर विजन की बात हो रही है, यानी कि स्वप्न की बात हो रही है। इस सुखी विश्व जो है वो विज्ञान का क्या है, एक स्वप्न है। तो यहाँ पर 13वें का आंसर होगा ए वाला। 10वां परिच्छेद है अब आपका, आर्कटिक के जीवाश्म ईंधन, मत्स्य और खनिजों के विपुल भंडार अब वर्ष में कहीं अधिक लंबे समय तक सुलभ हैं, लेकिन अंटार्कटिका जो कि शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के दौरान हुई अंटार्कटिक संधि के कारण
शोषण से संरक्षित है और किसी भी देश द्वारा किए जाने वाले राज्य क्षेत्रीय दावों के अंतर्गत नहीं आता, के विपरीत आर्कटिक को औद्योगिकरण से सुरक्षित रखने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। विशेषकर उस समय जब विश्व अधिक संसाधनों के लिए लालायित है। हिममुक्त ग्रीष्म की सुस्पष्ट संभावना ने आर्कटिक तट वाले देशों को पिघलते सागर के बड़े खंडों से छीना झपटी के लिए उत्साहित किया है। 14वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस परिच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ है? पहला है आपका, भारत आर्कटिक प्रदेश में राज्य क्षेत्रीय दावे कर सकता है और उसके संसाधनों तक इसकी मुक्त पहुंच हो सकती है। देखिए पहला वाला कथन तो सरासर गलत है, क्योंकि जो एक संधि हुई है उस संधि के तहत ये यहाँ पर क्या है, इस क्षेत्र पर दावा नहीं कर सकता है। और ठीक है, और ना ही आर्कटिक प्रदेश के बारे में, देखो ये तो अंटार्कटिका के बारे में बात की गई है, यानी खास करके जो साउथ पोल पर आपका अंटार्कटिका है इसके बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर आर्कटिक के बारे में कोई कौन दावा कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपका ए वाला कथन जो है ये निकल जाएगा। बी वाला है, आर्कटिक में ग्रीष्म हिम का पिघलना भू राजनीति में परिवर्तनों का कारण बनता है। ये बिल्कुल सही है कि आर्कटिक में जो ग्रीष्म में हिम पिघलती है, यानी बर्फ के खंड पिघलते हैं, इससे कहीं ना कहीं वहाँ की जो भू राजनीति है ये प्रभावित होती है। ये आपके पैराग्राफ में अंतिम लाइन में ये बात कही गई है कि हिम मुक्त ग्रीष्म की सुस्पष्ट संभावना ने आर्कटिक तट वाले देशों को पिघलते सागर के बड़े खंडों से छीना झपटी के लिए उत्साहित किया है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब बर्फ पिघलती है तो वहाँ के जमीन में तलहटी पर मौजूद जो संसाधन है उनको निकालने की एक होड़ मचती है। तो यहाँ पर उस हिसाब से आपका बी वाला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। सी है, आर्कटिक क्षेत्र भविष्य में विश्व के संसाधनों की कमी की भारी समस्या को सुलझाएगा। ये यहाँ पर कहीं भी निहित नहीं है। डी है, आर्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिका से अधिक संसाधन है, ये भी नहीं कहा गया है। केवल बी वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, यही इसका निहितार्थ है। तो यहाँ पर आंसर है बी। 11वां परिच्छेद है अब आपका, WTO का सदस्य होने के कारण भारत उन समझौतों से बंधा हुआ है जिन पर भारत समेत इसके सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं एवं अनुसमर्थन किया है। समझा जाता है कि कृषि समझौते के अनुच्छेद 6 के अनुसार कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने से विकृति आ जाएगी और इसे सीमाओं के अधीन रखा गया है। न्यूनतम समर्थनों से उत्पन्न आर्थिक सहायता विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक नहीं हो सकती। भारत में PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्यान्न का सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग आवश्यक है। यह संभव है कि कुछ वर्षों में उत्पादकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक बढ़ जाए। तो 15वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, उपरोक्त परिच्छेद क्या निर्णायक संदेश देता है? भारत को अपने PDS को संशोधित करना चाहिए, भारत को WTO का सदस्य नहीं होना चाहिए, भारत के लिए खाद्य सुरक्षा व्यापार के साथ टकराव उत्पन्न करती है, भारत अपने गरीबों को खाद्य सुरक्षा देता है। देखिए अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ें तो परिच्छेद के अनुसार भारत के लिए खाद्य सुरक्षा जो है व्यापार के साथ टकराव उत्पन्न करती है। कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं जो PDS के तहत तमाम न्यूनतम समर्थन मूल्य या फिर कह सकते हैं सब्सिडी देते जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके जो WTO के जो यहाँ पर कह सकते हैं WTO के जो प्रावधान है उनके खिलाफ है। तो ऐसे करके क्या होता है, हमारे जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मूल्य हैं उनमें एक विकृति आती है। तो ये क्या है, भारत के लिए खाद्य सुरक्षा व्यापार के साथ टकराव उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर 15वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 12वां परिच्छेद है आपका, भारत की शिक्षा प्रणाली उस व्यापक शिक्षा प्रणाली के नमूने पर बनी है जो यूरोप में 19वीं शताब्दी में विकसित हुई और बाद में विश्व में फैल गई। इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छे नागरिक और उत्पादक श्रमिक के रूप में अनुकूलित किया जाए। यह व्यवस्था औद्योगिक युग के लिए उपयुक्त थी, जिसमें सीमित क्षमता वाले अनुपालनकर्ता श्रमिकों की लगातार पूर्ति की मांग थी। हमारे शिक्षण संस्थान ऐसे कारखानों की तरह हैं जिनमें घंटियां होती हैं, वर्दियां होती हैं और शिक्षार्थियों के लिए जत्थे तैयार किए जाते हैं। ऐसे शिक्षार्थी जो अनुपालन के लिए ही बनाए जा रहे हैं, किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से वर्तमान वातावरण पूर्णतः भिन्न है। देखिए ध्यान देना, आर्थिक दृष्टिकोण से वर्तमान वातावरण पूर्णतः भिन्न है। यह एक जटिल, अस्थिर एवं भूमंडलीय रूप से अंतर संबंधित संसार है। 16वां प्रश्न है अब आपका, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी पूर्व धारणा जो है यहाँ पर वैध है। पहला है, भारत अपनी त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण तत्वतः विकासशील देश बना हुआ है। देखिए यहाँ पर यह बात कुछ भी नहीं कही गई है कि भारत जो है त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण जो है विकासशील देश बना हुआ है। ये यहाँ पर परिच्छेद में ये बात नहीं लिखी हुई है। आज के शिक्षार्थियों के लिए
नए युग के कौशल समूह प्राप्त करना आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या कंपेयर किया गया है, क्योंकि जो आपकी अभी वर्तमान शिक्षा पद्धति चल रही है वो वास्तविकता ये है 19वीं शताब्दी में विकसित हुई है, और वो 19वीं शताब्दी के जो रूल्स रेगुलेशन थे या जो सोच थी उसी पर आधारित है, जबकि वर्तमान समय जो है ये बदल चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से वर्तमान वातावरण पूर्णतः भिन्न है। कहने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें सुधार करना होगा। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पर सेकंड वाला कथन सही हो जाएगा कि आज के शिक्षार्थियों के लिए नए युग के कौशल समूह प्राप्त करना आवश्यक है। कहीं ना कहीं उस समय 19वीं सदी वाले कौशल से हटके जो आज के कौशल हैं वो हमें प्राप्त करने चाहिए, ये इस बात को लेकर प्रेरित कर रही है। तीसरा है काफ़ी संख्या में भारतीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ विकसित देशों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ की शिक्षा प्रणालियाँ उन समाजों का पूर्ण प्रतिबिंब है जिनमें वे कार्य करती हैं। ठीक है, ये इस तरह की बात यहाँ पर नहीं कही गई है, तो ये आपका थर्ड वाला कथन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। आपका केवल यहाँ पर सेकंड वाला कथन सही है, तो आंसर होगा आपका बी, केवल सेकंड। 13वां परिच्छेद है आपका आहार नियंत्रण इन डाइटिंग का प्रचलन महामारी बन चुका है। हर कोई एक श्रेष्ठ शरीर प्राप्त करने के तरीके की तलाश में है। हम सभी संजातीयता, आनुवंशिकी, पारिवारिक इतिहास, लिंग, आयु, शारीरिक और मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली एवं वरीयता के संदर्भ में भिन्न हैं। इस कारण से हम किस आहार को सहन कर सकते हैं या किस आहार के प्रति संवेदनशील हैं, इस मामले में भी भिन्न हैं। अतः हम वास्तव में अनेक जटिलताओं में कमी एक आहार या आहार पुस्तिका में नहीं ला सकते। यह विश्व भर में मोटापे पर नियंत्रण रखने में आहारों की विफलताओं को स्पष्ट करता है। जब तक वजन बढ़ने के कारणों को भली भांति समझा नहीं जाएगा और उन्हें दूर नहीं किया जाएगा, जब तक आदतों को स्थायी तौर पर बदला नहीं जाएगा, कोई भी आहार शायद सफल नहीं होगा। यहाँ पर ये बोला गया है। 17वां प्रश्न है अब आपका, इससे उपयुक्त परिच्छेद से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला है मोटापा विश्व भर में एक महामारी बन गया है। बहुत से लोग श्रेष्ठ शरीर प्राप्त करने की धुन में लगे हैं। मोटापा तत्वतः एक असाध्य रोग है। मोटापे के लिए कोई पूर्ण आहार अथवा एक समाधान नहीं है। देखिए यहाँ पर पहला कथन भी गलत है, यानी कि यहाँ पर ये इसका यहाँ पर कह सकते हैं निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। बहुत से लोग श्रेष्ठ शरीर पाने की धुन में हैं, ये भी यहाँ पर निष्कर्ष नहीं है। मोटापा तत्व एक असाध्य रोग है, ये भी नहीं है। यहाँ पर एक साफ साफ ये बात कही गई है, जो डाइटिंग का प्रचलन चला दिया गया है, लोगों जो कहते हैं डाइटिंग करो डाइटिंग करो, डाइटिंग करने से फिट शरीर हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि इसके बारे में रीजन बताए गए हैं कि हम सबके संजातीयता अलग है, आनुवंशिक रूप से अलग है, अपना जो फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर देखें तो भी अलग है। ठीक है, तो हर किसी को एक डाइट प्लान हम नहीं दे सकते हैं कि भाई आप केवल सुबह शाम 2 ही रोटी खानी है, इससे ज़्यादा नहीं खानी है। हो सकता है 2 रोटी जो है आपके 5 फीट के इंसान के लिए पर्याप्त हो सकता है 6 फीट वाला इंसान वो उसकी क्षमता जो है न्यूनतम क्षमता 6 रोटी की हो, अब आप उसको क्या 2 रोटी खाओ तो वो तो मर जाएगा। तो यहाँ पर ये हर किसी पर एक ही डाइट प्लान नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि मोटापे के लिए कोई पूर्ण आहार अथवा एक समाधान नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन जो है ये सही होगा। तो 17वें का आंसर है आपका डी वाला। 14वां परिच्छेद है अब आपका एक धान्य कृषि करने में बड़े जोखिम है। कोई एकमात्र रोग या पीड़क विश्व भर के खाद्य उत्पादन की कतारों का समूल नाश कर सकता है। एक भयप्रद संभावना यह है कि इसकी बढ़ती हुई और अपेक्षाकृत धनाढ्य जनसंख्या 2050 तक 70% और अधिक खाद्य का उपयोग करेगी। परिवर्तित होती जलवायु से ये जोखिम और अधिक बढ़ गए हैं। जैसे जैसे ग्रह गर्म होगा और मानसून वर्षा में तीव्रता आएगी, एशिया की कृषि भूमियाँ बाढ़ग्रस्त हो जाएंगी। उत्तरी अमेरिका को अधिक गहन सूखे का सामना करना होगा और फसल के रोग नए परिमाणों तक विस्तारित हो जाएंगे। 18वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक, तर्कसंगत और निर्णायक संदेश इस परिच्छेद द्वारा दिया गया है। पहला, फसल आनुवंशिक विविधता को सुरक्षित रखना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विरुद्ध बीमा है। बहुत अधिक जोखिम होने के बावजूद विश्व में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय एक धान्य कृषि ही है। अगला है अधिक से अधिक आनुवंशिक तौर पर रूपांतरित फसलें ही केवल सन्निकट खाद्य कमी से विश्व की रक्षा कर सकती हैं। जलवायु परिवर्तन और तद्जनित खाद्य की कमी से एशिया और उत्तरी अमेरिका सबसे बुरी तरह आक्रांत होंगे। देखिए यहाँ पर अगर डी वाला ऑप्शन देखें तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर एशिया की ना तो एशिया की बात हो रही है ना ही उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है कि यहाँ पे फूड संकट होगा भविष्य में, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपकी रूपांतरित फसलें हैं यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं, इनको उपजाने से सन्निकट भविष्य में जो खाद्य कमी दूर हो जाएगी या उससे हमारी रक्षा हो जाएगी, ये भी बात नहीं हो रही है।
एकधान्य कृषि एकमात्र उपाय होगी, ये भी यहाँ भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आपका पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है कि फसल जो आनुवांशिक विविधता है इसको सुरक्षित रखना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विरुद्ध एक बीमा है। क्योंकि यहाँ साफ साफ कहा गया है कि मान लीजिए कोई एक ही फसल पूरी दुनिया उगा रही है और कोई ऐसा रोग फैल जाए जिससे क्या हो, पूरी दुनिया में समूल रूप से उस फसल का नाश हो जाए, तो क्या हो जाएगा, एक खाद्य संकट क्रिएट हो जाएगा। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो विविधता वाली फसलें हैं उनको उपजाए रखने से क्या होगा, हमारा जो है जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध एक हमारा बीमा तैयार हो जाएगा। तो 18वें का यहाँ पर ए वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका ए। 15वां परिच्छेद है अब आपका, अब शिक्षा की सार्वभौम पहुंच प्रदान करने की मात्र बात करना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, विद्यालयी सुविधाएं उपलब्ध कराना एक आवश्यक पूर्वापेक्षा तो है, किंतु यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बच्चे विद्यालय जाएं और सीखने की प्रक्रिया में भाग लें, यह अपर्याप्त है। संभव है कि विद्यालय हो किंतु बच्चे ना जाएं या कुछ माह बाद विद्यालय छोड़ दें। विद्यालय और सामाजिक सुव्यवस्था सोशल मैपिंग द्वारा हमें व्यापक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अवश्य ही भाषाई और शैक्षिक मुद्दों को तथा उन कारकों को जो कमजोर वर्गों और सुविधा वंचित समूहों के बच्चों को, यानी कि यहाँ पे बोला गया लड़कियों को भी नियमित विद्यालय जाने और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोकते हैं, सुलझाना चाहिए। हमारा ध्यान निर्धनतम और सबसे असुरक्षित वर्ग पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि ये सर्वाधिक अशक्त हैं और इन्हीं को अपने शिक्षा के अधिकार का अतिक्रमण होने या उससे वंचित होने का सबसे अधिक जोखिम है। शिक्षा के अधिकार का दायरा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से कहीं आगे तक है और इसमें सभी के लिए गुणतापूर्वक जो पूर्ण शिक्षा है ये शामिल है। गुणता शिक्षा के अधिकार का अभिन्न अंग है। यदि शिक्षा प्रक्रिया में गुणता का अभाव है तो बच्चों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह अधिकथित करता है कि पाठ्यक्रम में कार्यकलाप, अन्वेषण और खोज के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति का प्रावधान होना चाहिए। इससे हम पर यह बाध्यता आती है कि बच्चों को विद्या के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में देखने का नजरिया बदला जाए और परीक्षाओं के आधार के रूप में पाठ्य पुस्तकों के उपयोग की परिपाटी से आगे बढ़ा जाए। शिक्षण और शिक्षा ग्रहण प्रणाली को तनाव मुक्त होना ही चाहिए और शिक्षार्थी अनुकूली अधिगम प्रणाली की व्यवस्था के लिए पाठ्यक्रम सुधार का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए जो अधिकाधिक संगत और सशक्तिकारक हो। शिक्षक उत्तरदायित्व प्रणालियों और प्रक्रियाओं से यह अवश्य सुनिश्चित होना चाहिए कि बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और शिक्षार्थी अनुकूली वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर शिक्षक पर उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ठीक है, ये शिक्षक उत्तरदायित्व प्रणाली की बात हो रही है। परीक्षण और मूल्यांकन प्रणालियों की पुनर्परीक्षा कर उन्हें इस रूप में पुनः अविकल्पित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि बच्चे विद्यालय और अनुशिक्षण यानी ट्यूशन केंद्रों के बीच संघर्ष करते करते अपने बचपन से वंचित रह जाने को बाध्य न हो। तो चलिए यहाँ पर 19वां प्रश्न है अब आपका। इससे इस परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किसका या किनका शिक्षा के अधिकार के अधीन सर्वोपरि महत्व है? सभी माता पिता द्वारा अपने बच्चों को विद्यालय भेजा जाना। सेकंड, विद्यालयों में पर्याप्त भौतिक आधारभूत संरचना की व्यवस्था। थर्ड है, शिक्षार्थी अनुकूली शिक्षा प्राप्ति प्रणाली विकसित करने हेतु पाठ्यक्रम सुधार करना। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपका केवल थर्ड वाला कथन सही है, यानी माता पिता द्वारा अपने बच्चों को विद्यालय भेजे जाने का परिच्छेद में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। विद्यालय में पर्याप्त भौतिक आधारभूत संरचना की व्यवस्था की आवश्यकता भी जो है आपके शिक्षा के अधिकार के अधीन सर्वोपरि यहाँ पर नहीं रखी गई है, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी गलत हो जाएगा। केवल थर्ड वाला कथन सही है। यहाँ पर आंसर होगा आपका सी, केवल थर्ड। 20वां प्रश्न है अब आपका। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी पूर्व धारणा जो है यहाँ पर वैध है। पहला है, शिक्षा का अधिकार बच्चों की शिक्षा प्राप्ति प्रक्रिया के लिए शिक्षक का उत्तरदायित्व होने की गारंटी देता है। शिक्षा का अधिकार विद्यालयों में बच्चों के 100% नामांकन यानी एनरोलमेंट जिसे कहते हैं होने की गारंटी देता है। शिक्षा के अधिकार का आशय जनांकीय लाभांश का पूरा लाभ उठाने का है। देखिए यहाँ पर बात की जाए ना तो यहाँ पर जनांकीय लाभांश की बात की गई है, ठीक है, ना ही यहाँ पर 100% एनरोलमेंट की बात की गई है। यहाँ पर आपने देखा होगा जो मैंने लास्ट में एक बात को यहाँ पे बॉक्स में बंद किया, शिक्षक उत्तरदायित्व प्रणाली, यानी शिक्षक के ऊपर जिम्मेदारी है कि बच्चा जो है शिक्षा ग्रहण करे, उसके अनुकूली वातावरण हो
और कहीं ना कहीं क्या है उसका विकास भी हो। ये सब जिम्मेदारी शिक्षक के ऊपर डाली गई है। तो यहाँ पर शिक्षा का अधिकार बच्चों की शिक्षा प्राप्ति प्रक्रिया के लिए शिक्षक का उत्तरदायित्व होने की गारंटी देता है। शिक्षक के ऊपर ही शिक्षक जिम्मेदार है। अगर बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसके लिए कौन? उसका विद्यालय का शिक्षक जिम्मेदार है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन आपका सही है। तो यहाँ पर 20वें का आंसर होगा आपका ए वाला, यानी यहाँ पर आंसर है आपका केवल 1। 21वां प्रश्न है अब आपका, इस परिच्छेद के अनुसार शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्णायक है? पहला है विद्यालय में बच्चों की और शिक्षकों की भी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान करना, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना, कार्यकलाप और खोज के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति का अंतर्निवेशन। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है बच्चों के शिक्षण करवाने के लिए ये बात यहाँ पे बोली गई है। खास करके बच्चों के बारे में अगर बात करेंगे कि बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह अधिकथित करता है कि पाठ्यक्रम में कार्यकलाप, अन्वेषण और खोज के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति का प्रावधान होना चाहिए। हाईलाइट करके मैंने लिखा हुआ है, तो आपका यही वाला यहाँ पर आंसर होगा, यानी डी वाला, 21 का डी वाला। यानी कि इसमें से निर्णायक जो निकलता है वो यही निकलता है कि कार्यकलाप और खोज के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति का अंतर्निवेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये डी वाला आपका इसका 21 का डी सही आंसर है। 22वां प्रश्न है आपका, इस परिच्छेद में सारभूत संदेश क्या है? शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार समाज की निर्धन और दुर्बल वर्गों के बच्चों को विद्यालय जाने को समर्थ बनाता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शामिल होना चाहिए। सरकार को और माता पिता को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चे विद्यालय जाएं। देखिए यहाँ पर ये बात कहीं नहीं कही गई है कि शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार है। पैराग्राफ में ये बात नहीं बोली गई है, तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भाई शिक्षा का अधिकार होने से सभी बच्चे स्कूल नहीं पहुंच जाते हैं। ये बात नहीं बताई गई है कि शिक्षा का अधिकार होने से दुर्बल वर्गों के बच्चे, निर्धन बच्चे हैं, ये समर्थ नहीं बन जाते हैं। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, ये बोले गए हैं। तो यहाँ पर ये भी वाला कथन भी गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो जोर ये दिया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में सभी के लिए जो है गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है ये शामिल होना चाहिए। इस बात पर यहाँ पर जोर दिया गया है। तो 22वें का यहाँ पर सी वाला सही है। डी वाला भी गलत है कि सरकार को और माता पिता को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चे विद्यालय जाएं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। केवल सी वाला कथन यहाँ पर निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, सारभूत संदेश निकल कर आ रहा है। तो आंसर है आपका सी। अगला परिच्छेद है परिच्छेद 16वां है आपका। विश्व की जनसंख्या 1990 में 1.6 अरब के लगभग थी, आज यह 7.2 अरब के लगभग है और बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि पर किए गए हाल के आकलनों से यह पूर्वानुमान होता है कि विश्व की जनसंख्या 2050 में 9.6 अरब और 2100 में 10.9 अरब हो जाएगी। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के असदृश्य, जहां केवल 3 से 4% जनसंख्या की कृषि में लगी है। भारत की लगभग 47% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यदि भारत सेवा क्षेत्र में लगातार प्रगति करता रहे और विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से बढ़ता रहे, तो भी यह संभावना की जाती है कि 2030 के आसपास जब भारत चीन से आगे निकलकर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा, भारत की लगभग 42% जनसंख्या जो है प्रधान के रूप में कृषि पर निर्भर होगी। यानी कि फिर भी जो है बताया गया है कि 2030 के आसपास भी हमारी लगभग 42% जनसंख्या जो होगी वो क्या होगी, कृषि के ऊपर यहाँ पर निर्भर होगी। 23वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांतिक महत्व की है। सेकंड है, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से इसकी कृषि पर निर्भर करती है। भारत को अपनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कठोर उपाय अपनाने चाहिए। ये तो कथन होगा ही नहीं, यानी कि हमें जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर बात थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पर। डी है, भारत के कृषि समुदायों को अपनी आर्थिक दशाओं में सुधार लाने के लिए अन्य व्यवसायों को अपना लेना चाहिए। ये भी नहीं है, यहाँ पर अन्य व्यवसाय अपनाने की सलाह नहीं दी गई है। बी की बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से इसकी कृषि पर निर्भर करती है, ये कथन सही तो है, लेकिन क्या है, ये इसके महत्व को नहीं, या फिर कह सकते हैं जो इसका सारभूत संदेश है, इस संदेश को नहीं दर्शा रहा है। तो यहाँ पर ये बी वाला भी गलत हो जाएगा। ए वाला कथन बिल्कुल सही है कि यहाँ पर ये बात कही गई है कि बेशक हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी हम ये देखेंगे 2030 के आसपास भी हमारी जनसंख्या का 42% जो होगा वो फिर भी कृषि पर निर्भर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांतिक महत्व की है, यानी इसका महत्व फिर भी बना रहेगा, महत्व इसका कम नहीं होगा। तो 23वें का आंसर होगा आपका ए वाला। 17वां परिच्छेद है आपका, खाद्य जातीय बीमारियां
उत्पन्न करने वाले बहुत से रोगाणुओं के विषय में जानकारी नहीं है। खाद्य संक्रमण खेत से लेकर थाली तक किसी भी चरण में हो सकता है, क्योंकि खाद्य विषाक्तीकरण की अनेक घटनाएं अप्रतिवेदित रह जाती हैं। वैश्विक खाद्यजात बीमारियों का सही प्रसार अज्ञात है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण में सुधार के कारण जन जागरूकता में बढ़ोतरी हुई है। तथापि खाद्य उत्पादन में तीव्र वैश्वीकरण से खाद्य को नियंत्रित करना तथा अनुरेखित करना कठिनतर होने के कारण उपभोक्ता की भेद्यता बढ़ गई है। WHO के एक अधिकारी का कथन है, विश्व हमारी प्लेट पर है। तो 24वां प्रश्न है अब आपका इससे, निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तार्किक उपनिगमन यानी कोरोलरी है? पहला है, खाद्य के विकल्प अधिक होने के कारण जोखिम अधिक आते हैं। सेकंड है, समस्त खाद्यजात बीमारियों का उद्गम खाद्य प्रसंस्करण है। अगला है, हमें केवल स्थानीय उत्पादित खाद्य पर निर्भर रहना चाहिए। खाद्य उत्पादन के वैश्वीकरण में कटौती लानी चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो परिच्छेद के अनुसार क्या है कि खाद्य संक्रमण खेत से लेकर थाली तक किसी भी चरण में हो सकता है, और परिच्छेद में ये बात स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि खाद्यजात बीमारियों का सही प्रसार अज्ञात है। अतः जो आपका पहला वाला जो आपका उपनिगमन है वो आपका बिल्कुल सही है कि खाद्य के विकल्प अधिक होने के कारण हमारा जोखिम अधिक आते हैं। तो यहाँ पर ये पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा गया कि भाई जो खाद्यजात बीमारियां हैं ये खाद्य प्रसंस्करण के कारण हो रही हैं, ये बात नहीं बोली गई है। या फिर ये भी नहीं कहा गया है कि हमें केवल स्थानीय उत्पादित खाद्यों पर निर्भर रहना चाहिए, ये बात भी नहीं कही गई है। वैश्वीकरण में यानी खाद्य उत्पादन के वैश्वीकरण में कटौती लाने की बात भी यहाँ पर नहीं की गई है, केवल यहाँ पर पहली वाली बात की गई है। तो यहाँ पर आपका यही तार्किक उपनिगमन निकल रहा है। तो आंसर है आपका ए। परिच्छेद 18वां है आपका, मैं वैज्ञानिक हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ जो विज्ञान के साधनों का उपयोग करके प्रकृति को समझ सकता है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सचमुच में ऐसे हैं जिनका उत्तर वास्तव में विज्ञान नहीं दे सकता, जैसे कि कुछ भी ना होने के स्थान पर कुछ क्यों है, हम यहाँ क्यों हैं। उन दायरों में मैंने पाया कि आस्था इनके उत्तरों के लिए बेहतर मार्ग उपलब्ध कराती है। मैं इसको विषम रूप से काल दोषयुक्त पाता हूँ कि आज की संस्कृति में एक व्यापक धारणा प्रतीत होती है कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार असंगत हैं। 25वां प्रश्न है अब आपका इससे, उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला है, यह विज्ञान न होकर आस्था है जो अंततः मानव जाति की सभी समस्याओं को सुलझा सकती है। सेकंड है, विज्ञान और आस्था आपस में संपूरक हो सकते हैं यदि उनके समुचित दायरों को समझ लिया जाए। कुछ ऐसे अत्यंत मूलभूत प्रश्न हैं जिनका उत्तर विज्ञान अथवा आस्था किसी से नहीं दे सकते। अगला है, आज की संस्कृति में वैज्ञानिक विचारों को आध्यात्मिक विचारों की तुलना में अधिक महत्व दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो परिच्छेद के अनुसार ये बात यहाँ पर स्पष्ट है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर विज्ञान भी नहीं दे सकता, लेकिन प्रश्नों के दायरों को समझकर यह कहा जा सकता है कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर आस्था द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस परिच्छेद से देखें तो यहाँ पर बी वाला जो निष्कर्ष है ये सटीक है, यानी विज्ञान और आस्था आपस में संपूरक हो सकते हैं यदि उनके समुचित दायरों को समझ लिया जाए। पहले वाले की बात करें कि भाई यहाँ पे कहा गया यह विज्ञान ना होकर आस्था है जो अंततः मानव जाति के सभी समस्याओं को सुलझा सकती है, ये पहला वाला गलत हो जाएगा। सी वाला भी गलत हो जाएगा कि कुछ प्रश्नों का उत्तर ना तो विज्ञान के पास है ना ही आध्यात्म के पास या आस्था के पास, ये भी गलत है। आज की संस्कृति में वैज्ञानिक विचारों को आध्यात्मिक विचारों की तुलना में अधिक महत्व दिया जा रहा है, ये कथन में परिच्छेद में कहीं भी ये बात नहीं बोली गई है। तो यहाँ पर 25 में का बी वाला कथन जो है वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। परिच्छेद 19वां है अब आपका, यद्यपि मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओं एवं प्रथाओं को त्याग दिया है और मैं उत्सुक हूँ कि भारत स्वतः उन सभी बेड़ियों को उतार फेंके जो उसे बांधती हैं, रोकती हैं और उसके लोगों को विभाजित करती हैं और उनमें से अधिसंख्य लोगों का दमन करती हैं तथा शरीर एवं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। यद्यपि मैं ये सब चाहता हूँ, फिर भी अपने आप को अतीत से पूरी तरह काटना नहीं चाहता। मुझे अपनी महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है और है भी, और मैं सचेत हूँ कि मैं भी हम सभी की तरह उस अटूट श्रृंखला की कड़ी हूँ जो इतिहास के ऊषा काल के भारत के अविस्मरणीय अतीत से संबद्ध है। 26वां प्रश्न है अब आपका, लेखक चाहता है कि भारत अपने को अतीत के बंधनों से मुक्त करे क्योंकि वह भूतकाल के औचित्य को समझ नहीं पा रहा है। अगला है, ऐसा कुछ नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके। अगला है,
उसकी भारत के इतिहास में रुचि नहीं है। अगला है वे उसके भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं। देखिए, लेखक ये चाहता है कि भारत अपने को अतीत के बंधनों से मुक्त करे, क्योंकि वे लोगों को विभाजित करते हैं, दमन करते हैं तथा उनके भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं। तो यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प आपका सही है। तो आंसर है आपका डी, यानी वे उसके भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं। तो 26वें का आंसर होगा आपका डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।